नीलगिरी पर्वत पर जाने के पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके सांसों पर नियंत्रण, चूँकि हवा का दबाव कम होता है और आपके कानों में एक अजीब सी झंझनाहट होती है, इसलिए नीलगिरी पर्वत पर जाने के पहले इसकी अभ्यास ज़रूर कर लें। हम लोग प्राणायाम के द्वारा सांसों पर नियंत्रण और उसकी प्रैक्टिस अवश्य करें, वरना उतरने में और चढ़ने में कान सुन्न हो जाता है, जिससे आपको कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि बहुत ऊंचे है और आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी चाहिए। इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि सांस में थोड़ी कठिनाइयाँ हो। नमस्कार, अभी हम 8,600 फीट के ऊपर नीलगिरी पर्वत के शिखर पे है। आपको हम इसके बारे में बताएंगे ढेर सारी बातें, लेकिन नीलगिरी का नाम कैसे पड़ा, इसकी प्राचीन महत्व कैसे है। हालांकि मान्यता यहाँ दिव्य और आध्यात्मिक है। आप सारे हमारे हिंदू ग्रंथ के में चर्चाएं हैं इस नीलगिरी पर्वत का। आप देख रहे हैं ये नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पे है हम, और इस नीलगिरी को आध्यात्मिक साधना केंद्र भी मानते हैं और इन्हें देवताओं का वास मानते हैं। हम लोग कैलाश पर्वत पे पूजा शिव की करते हैं। यहाँ शिव जी और विष्णु जी का वास है, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। इसलिए इसको पहाड़ के रूप में नहीं देखा जाता, इसको देवताओं के वास के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस पहाड़ की बहुत मान्यता है और पहाड़ काफी पूजनीय है। इस नीलगिरी पहाड़ पे आप बहुत सारी चीजें पाएंगे। नीलगिरी पहाड़ का नाम कैसे पड़ा, यहाँ के प्राचीन लोग अपने उम्र की गिनती नीलगिरी पहाड़ के फूलों से करते थे। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको आध्यात्मिक स्रोत के बारे में बताएंगे, इसकी प्राचीन महत्व के बारे में बताएंगे, और आगे आगे हम लोग बहुत सारे स्पॉट पे अभी जाने वाले हैं, जिसकी वीडियो हम आपको जरूर अपलोड करेंगे। हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी हम दिखाएंगे चीज़ दिखाने। ये नीलगिरी पर्वत को आप देख पा रहे हैं, इतनी भव्यता, इतनी दिव्य शक्ति, इसमें दिव्यता जो आपको दिख रहा होगा। हमारे सारे पीछे के बैकग्राउंड में आप देखेंगे, आप सारे पर्वत को मतलब पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये एकदम उच्च शिखर है। उच्च शिखर जो समुद्र तल से 8,600 फीट के ऊपर है, जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीलगिरी पर्वत देवताओं का वास स्थल है। इसकी धार्मिक काफ़ी मान्यता है। यहाँ के जनजाति सभी इसकी पूजा करते हैं और यहाँ की परंपरा के अनुसार इसका नाम कैसे पड़ा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और इस दिव्यता, भव्य दिव्यता प्राचीन पहाड़ों को, और शेयर करते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को। धन्यवाद। नीलगिरी पहाड़ों का धर्म से गहरा संबंध है, क्योंकि इन्हें कई संस्कृतियों में पवित्र माना जाता है। खासकर हिंदू धर्म में, जहां इन्हें शिव का निवास जैसे नीलगिरी पर्वत और विष्णु नीलमाधव से जोड़ा जाता है, वहीं स्थानीय जनजातियां जैसे टोडा पहाड़ों को देवताओं और पवित्र स्थानों से जोड़ती हैं, जहां उनके अपने देवता और अनोखी प्रथाएं जैसे और इनकी लोक कथाएं पहाड़ों को दिव्य शक्तियों से भर देती हैं। हिंदू धर्म और पौराणिक कथाएं। शिव का निवास नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, को कैलाश पर्वत के समान पूजनीय माना जाता है और यहाँ शिव को स्वयंभू रूप में पूजा जाता है। नीलमाधव पुरुषोत्तम क्षेत्र के नीलगिरी को भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान नीलमाधव का निवास स्थान माना जाता है, और तीर्थ यात्रा, पद्म पुराण जैसी कथाओं में नीलगिरी पर्वत की यात्रा को सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताया गया है। स्थानीय जनजातियां और आध्यात्मिकता। टोडा लोग पहाड़ों को पवित्र मानते हैं और देवताओं से जुड़ते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों में पहाड़ों से जुड़े देवी देवताओं को पूजते हैं। कोटा लोग भी शिव, कृष्ण और मरियम्मन जैसे हिंदू देवताओं के लिए त्योहार मनाते हैं, जो स्थानीय देवताओं के साथ समानता दर्शाते हैं। जनजातीय लोक कथाएं।
नीलगिरी की कई जनजातियों जैसे बडागा, टोडा की लोक कथाओं और लोकगीतों में पहाड़ों को देवताओं और पवित्र स्थानों के रूप में दर्शाया जाता है, जो उनके जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग है। पहाड़ों का दिव्य स्वरूप। इन पहाड़ों को केवल भूभाग नहीं, बल्कि दिव्य संस्थाओं के रूप में देखा जाता है, खासकर टोडा और अन्य जनजातियों के लिए, जो इन्हें अपने देवताओं के निवास स्थान या स्वयं देवता मानते हैं। संक्षेप में, नीलगिरी पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं और स्थानीय जनजातीय विश्वासों के केंद्र में है, जहां पहाड़ स्वयं आध्यात्मिकता और दिव्यता का प्रतीक है। थियना दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला एक खास फूल है, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और पहाड़ियों को नीले बैंगनी रंग से ढक देता है, जिससे नीलगिरी पर्वत को अपना नाम मिला है। और यह अपनी दुर्लभता और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, खासकर मुन्नार और नीलगिरी क्षेत्रों में। ये वीडियो नीलकुरिंजी फूल के बारे में विस्तार से बताता है। मुख्य विशेषताएं। 12 साल में एक बार खिलना। ये फूल एक प्लीटेसियल पौधा है, जो जीवन काल में केवल एक बार खिलता है और फिर सूख जाता है, जिसके बाद इसके बीज से नई पीढ़ी आती है। स्थान। यह मुख्य रूप से केरल के मुन्नार, इडुक्की और तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों, शोला घास के मैदानों में पाया जाता है। रंग। खिलने पर यह बैंगनी नीले रंग का होता है, और मलयालम में नीला का अर्थ नीला होता है, जिससे इसका नाम पड़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलैंथस कुंटियाना है और ये स्ट्रोबिलिंथिस वंश से संबंधित है। इसका खिलने का समय आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच होता है, और सितंबर-अक्टूबर में यह अपने चरम पर होता है। नीलकुरिंजी से बना शहद बहुत खास और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता। ये स्थानीय लोगों पालियन को इसकी आयु का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसके खिलने से एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य बनता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला पुष्पन। 2006 और 2018 के बाद अगला बड़ा पुष्पन 2030 में होने की उम्मीद है। हालांकि छोटे Melon. Yeah. ಇದು ಟೀ Yeah. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ, Normal. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, First quality. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, Green tea. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. Normal. Your name, please? ಸುಮದಿ. Shomari. नीलगिरी ऊटी। नीलगिरीज अपनी हरी भरी वादियों, चाय के बागानों, टी एस्टेट्स और होममेड चॉकलेट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ इन तीनों चीजों के बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं, जो आपकी यात्रा या जानकारी के लिए काम आएंगी। टी प्लांटेशन। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं। यहाँ की चाय अपने कड़क स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती। कुन्नूर और ऊटी के आसपास के ऊंचे नीचे चाय के बागान फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन हैं। ऊटी में द टी फैक्ट्री और म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ आप चाय की पत्ती से चाय बनने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं और ताजी चाय चख सकते हैं। नीलगिरी का नाम ही इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले नीले रंग के धुंध और यूकलिप्टस के पेड़ों के कारण पड़ा है। तेल। यहाँ नीलगिरी यूकलिप्टस का तेल शुद्ध रूप में मिलता है, जो सर्दी, जुकाम और दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ के जंगलों में आपको यूकलिप्टस के साथ साथ शोला के घने जंगल भी देखने को मिलते हैं। चॉकलेट प्लांट। होममेड चॉकलेट मेकिंग। ऊटी अपनी होममेड चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग हर दूसरी दुकान पर आपको बेहतरीन हाथ से बनी चॉकलेट मिल जाएगी। यहाँ डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट के अलावा नट्स, बादाम, काजू, स्ट्रॉबेरी और ट्रफल्स के बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं। ऊटी में एक चॉकलेट म्यूजियम भी है, जहां आप चॉकलेट के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आपके लिए सुझाव। अगर आप नीलगिरी जा रहे हैं, तो ये चीजें जरूर ट्राई करें। मसाला चाय। सीधे बागानों से आई ताजी चाय। फज। यहाँ की चॉकलेट फज बहुत मशहूर है। यूकलिप्टस ऑयल। घर के लिए एक छोटी शीशी जरूर खरीदें, जिसमें पत्तियों को हाथ से या धीरे धीरे मशीन से मोड़ा जाता है, ताकि उनकी प्राकृतिक सुगंध बनी रहे। नीलगिरी की चॉकलेट। होममेड चॉकलेट्स। ऊटी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ की होममेड चॉकलेट न चखें। इसे भारत की चॉकलेट राजधानी भी कहा जा सकता है।
इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश काल में हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को चॉकलेट का बहुत शौक था और वे यूरोप से इसे मंगवाते थे। धीरे धीरे स्थानीय रसोइयों बटलर्स ने उनसे ये कला सीखी। आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो इन रसोइयों ने स्थानीय दुकानों जैसे किंगस्टा और मॉडर्न स्टोर्स के साथ मिलकर इसे एक बड़े व्यापार का रूप दे दिया। बनाने का तरीका, यहाँ आज भी कई जगहों पर पुराने इंग्लिश स्टाइल से चॉकलेट बनाई जाती है। इसमें कोको बटर की मात्रा अधिक रखी जाती है और इसे हाथ से टेम्पर किया जाता है, जिससे यह मुंह में जाते ही घुल जाती है। ट्रफल्स और फज चॉकलेट फज यहाँ की सबसे लोकप्रिय मिठाई है। बादाम, काजू, अखरोट के अलावा यहाँ इलायची, अदरक और नीलगिरी के तेल के स्वाद वाली चॉकलेट भी मिलती है। स्थानीय स्तर पर बनने के कारण इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत कम होते हैं। पर्यटकों के लिए अनुभव, टूरिस्ट एक्सपीरियंस, अगर आप वहां हैं तो इन 2 जगहों पर जाना न भूलें। डोडा बेटा टी फैक्ट्री और म्यूजियम, यहाँ आप चाय के बनने की पूरी लाइव प्रोसेस देख सकते हैं और ऊपर से पूरे ऊटी का नज़ारा ले सकते हैं। चॉकलेट म्यूजियम, यहाँ आप कोको के बीज से लेकर बार बनने तक का सफर देख सकते हैं और ढेर सारी फ्री सैंपलिंग भी कर सकते हैं। नीलगिरी की चाय, नीलगिरी टी। नीलगिरी की चाय अपनी ब्रिस्कनेस यानी ताजगी भरे कड़क स्वाद और मनमोहक खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे असम और दार्जिलिंग के बाद भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चाय माना जात। नीलगिरी में चाय उगाने की शुरुआत 1830 के दशक में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। उस समय चीन से लाए गए बीजों का यहाँ प्रयोग किया गया था। रोचक बात यह है कि 1850 के दशक में यहाँ आए चीनी युद्धबंदियों चाइनीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने इन बागानों को विकसित करने और चाय बनाने की तकनीक सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऊंचाई का प्रभाव, यहाँ की चाय 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई जितनी अधिक होती है, चाय उतनी ही सुगंधित होती है। फ्रॉस्ट टी सर्दियों जनवरी मार्च के दौरान जब सुबह पहाड़ियों पर ओस जम जाती है, तब तोड़ी गई पत्तियों से बनी फ्रॉस्ट टी सबसे महंगी और स्वादिष्ट मानी जाती है। इसमें गुलाब जैसी हल्की खुशबू होती है। बेहतरीन आइस्ड टी, नीलगिरी की चाय कभी सूखी क्लाउडी नहीं पड़ती, इसलिए इसे दुनिया की सबसे अच्छी आइस्ड टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रक्रिया CTC vs ऑर्थोडॉक्स, यहाँ 2 तरह से चाय बनती है। CTC क्रश, तय, कर्ल जो हम घरों में रोज पीते हैं, और ऑर्थोडॉक्स जिसमें पत्तियों को हाथ से या धीरे धीरे मशीन से मोड़ा जाता है ताकि उनकी प्राकृतिक सुगंध बनी रहे। नीलगिरी की चॉकलेट, होममेड चॉकलेट्स। ऊटी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ की होममेड चॉकलेट न चखें। इसे भारत की चॉकलेट राजधानी भी कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश काल में हुई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को चॉकलेट का बहुत शौक था और वे यूरोप से इसे मंगवाते थे। धीरे धीरे स्थानीय रसोइयों बटलर्स ने उनसे ये कला सीखी। आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो इन रसोइयों ने स्थानीय दुकानों जैसे किंगस्टा और मॉडर्न स्टोर्स के साथ मिलकर इसे एक बड़े व्यापार का रूप दे दिया। बनाने का तरीका, यहाँ आज भी कई जगहों पर पुराने इंग्लिश स्टाइल से चॉकलेट बनाई जाती है। इसमें कोको बटर की मात्रा अधिक रखी जाती है और इसे हाथ से टेम्पर किया जाता है, जिससे यह मुंह में जाते ही घुल जाती है। ट्रफल्स और फज चॉकलेट फज यहाँ की सबसे लोकप्रिय मिठाई है। बादाम, काजू, अखरोट के अलावा यहाँ इलायची, अदरक और नीलगिरी के तेल के स्वाद वाली चॉकलेट भी मिलती है। स्थानीय स्तर पर बनने के कारण इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत कम होते हैं। पर्यटकों के लिए अनुभव टूरिस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप वहां हैं तो इन 2 जगहों पर जाना न भूलें। डोडा बेटा टी फैक्ट्री और म्यूजियम, यहाँ आप चाय के बनने की पूरी लाइव प्रोसेस देख सकते हैं और ऊपर से पूरे ऊटी का नजारा ले सकते हैं। चॉकलेट म्यूजियम, यहाँ आप कोको के बीज से लेकर बार बनने तक का सफर देख सकते हैं और ढेर सारी फ्री सैंपलिंग भी कर सकते हैं। नीलगिरी ऊटी। नीलगिरीज अपनी हरी भरी वादियों, चाय के बागानों, टी एस्टेट्स और होममेड चॉकलेट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ इन तीनों चीजों के बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं जो आपकी यात्रा या जानकारी के लिए काम आएंगी। टी प्लांटेशन। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं।
यहाँ की चाय अपने कड़क स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती कुनूर और ऊटी के आसपास के ऊंचे नीचे चाय के बागान फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। ऊटी में द टी फैक्ट्री और म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ आप चाय की पत्ती से चाय बनने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं और ताजी चाय चख सकते हैं। नीलगिरी का नाम ही इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले नीले रंग के धुंध और यूकलिप्टस के पेड़ों के कारण पड़ा है। तेल यहाँ नीलगिरी यूकलिप्टस का तेल शुद्ध रूप में मिलता है, जो सर्दी, जुकाम और दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के जंगलों में आपको यूकलिप्टस के साथ साथ शोला के घने जंगल भी देखने को मिलते हैं। चॉकलेट प्लांट, होममेड चॉकलेट मेकिंग। ऊटी अपनी होममेड चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग हर दूसरी दुकान पर आपको बेहतरीन हाथ से बनी चॉकलेट मिल जाएगी। यहाँ डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट के अलावा नट्स, बादाम, काजू, स्ट्रॉबेरी और ट्रफल्स के बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं। ऊटी में एक चॉकलेट म्यूजियम भी है, जहाँ आप चॉकलेट के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आपके लिए सुझाव, अगर आप नीलगिरी जा रहे हैं तो ये चीजें जरूर ट्राई करें। मसाला चाय, बागानों की आई ताजी चाय, बस यहाँ की चॉकलेट बस बहुत मशहूर है। आज पैसा कितना? 300 दो। तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती का रूप और उनके पति सुंदरेश्वर भगवान शिव का रूप को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका परिसर लगभग 45 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी और रंगीन मूर्तियां इसे दुनिया के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक बनाती हैं। विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार। मंदिर में कुल 14 गोपुरम ऊंचे प्रवेश द्वार हैं। इनमें सबसे ऊंचा दक्षिणी गोपुरम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 170 फीट 52 मीटर है। इन गोपुरमों पर हजारों की संख्या में देवी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक चरित्रों की रंगीन मूर्तियां उकेरी गई हैं। आयरम काल मंडपम। मंदिर के अंदर एक विशाल मंडप है जिसे 1000 स्तंभों वाला हॉल कहा जाता है। हालांकि इसमें वर्तमान में 985 स्तंभ हैं, लेकिन इसकी कलाकारी ऐसी है कि इसे 1000 स्तंभों वाला कहा जाता है। प्रत्येक स्तंभ पर अद्भुत नक्काशी की गई है और इन्हें थपथपाने पर अलग अलग संगीत स्वर म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। मंदिर परिसर के भीतर एक पवित्र जलाशय है जिसे पोर्थमाराई कुलम स्वर्ण कमल सरोवर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस सरोवर में स्वर्ण कमल खिलाया था। भक्त यहाँ दर्शन से पूर्व शुद्धिकरण के लिए आते हैं। 5. पौराणिक महत्व। मीनाक्षी का अर्थ मीना मछली और अक्षी आंख यानी मछली जैसी सुंदर आंखों वाली देवी। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव सुंदरेश्वर ने देवी मीनाक्षी से विवाह किया था। इस विवाह को हर साल चितिरी उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मदुरै शहर को इस मंदिर के चारों ओर एक कमल के फूल के आकार में बसाया गया है। इसे भारत के सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में चुना जा चुका है। पूरे मंदिर परिसर में अधिक मूर्तियां और कलाकृतियां मौजूद हैं। और साथ ही मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी सुंदर प्रतिमाएं। कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना भगवान इंद्र ने की थी।
यही कारण है कि इस मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सवों की शोभा यात्रा। इस मंदिर से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है सर दक्षिण भारतीय लोग अपनाते हैं और इस विवाह प्रथा को मदुराई विवाह कहते हैं। मदुराई के सुप्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए प्रशासन द्वारा एक निश्चित ड्रेस कोड पोशाक नियमावली निर्धारित की गई है। मंदिर की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए ड्रेस कोड: क्या पहने? धोती, पजामा या फॉर्मल पैंट के साथ शर्ट। क्या न पहने? लुंगी, शॉर्ट्स, हाफ पैंट, बरमूडा, कैप, टोपी या फटी हुई जीन्स पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड: क्या पहने? साड़ी, हाफ साड़ी या दुपट्टे के साथ सलवार कमीज, सूट। ध्यान रहे कि कपड़े शालीन हो और शरीर पूरी तरह ढका हो। क्या न पहने? छोटी स्कर्ट, टाइट लेगिंग्स, जीन्स बिना लंबे कुर्ते के और स्लीवलेस टॉप या टी शर्ट पहनकर जाना वर्जित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मंदिर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। मंदिर के बाहर इन्हें जमा करने के लिए काउंटर बने हुए हैं। जूते चप्पल: मंदिर परिसर के अंदर जूते चप्पल ले जाना मना है। आपको इन्हें बाहर स्टैंड पर जमा करना होगा। लेदर की वस्तुएं, चमड़े के बैट या बड़े बैग ले जाने से बचें, क्योंकि सुरक्षा जांच के दौरान इन्हें रोका जा सकता है। सुझाव: मदुराई में मौसम अक्सर गर्म रहता है, इसलिए सूती कॉटन कपड़े पहनना सबसे आरामदायक होता है। धनुषकोडी, जिसे भारत का अंतिम छोर और भूतिया शहर गोस्ट टाउन कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित एक अत्यंत रहस्यमयी और खूबसूरत जगह है। यहाँ की यात्रा आपके लिए रोमांच और आध्यात्मिकता का एक अनोखा अनुभव होगी। इतिहास और त्रासदी: 1964 का चक्रवात। धनुषकोडी कभी एक संपन्न व्यावसायिक शहर हुआ करता था जहाँ रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल और चर्च थे। 22 दिसंबर 1964 की रात एक विनाशकारी चक्रवात ने पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया। समुद्र की 20 फीट ऊंची लहरों ने एक पूरी पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 को निगल लिया, जिसमें 100 से अधिक यात्रियों की जान चली गई। भूतिया शहर: इस त्रासदी के बाद सरकार ने इसे रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। आज यहाँ केवल पुरानी इमारतों के खंडहर बचे हैं, जो उस भयावह रात की गवाही देते हैं। अरिचल मुनाई लैंड्स एंड: ये वह जगह है जहाँ सड़क खत्म हो जाती है। यहाँ आप अपनी बाईं ओर शांत बंगाल की खाड़ी और दाईं ओर लहरों से भरे उभरे हिंद महासागर का मिलन देख सकते हैं। राम सेतु एडम्स ब्रिज: मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने यहीं से लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था। पानी के नीचे चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला यहाँ से स्पष्ट देखी जा सकती है। चक्रवात में नष्ट हुए रेलवे स्टेशन, चर्च, पोस्ट ऑफिस और पानी की टंकी के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। कोठंडाराम स्वामी मंदिर: यह मंदिर उस भयानक चक्रवात में भी सुरक्षित रहा था। कहा जाता है कि यहाँ विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। सुरक्षा कारणों से धनुषकोडी जाने की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही है। अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना मना है। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। आप अपनी कार, टैक्सी या सरकारी बस नंबर 3 से जा सकते हैं। 2017 में बनी नई सड़क NH87 सीधे भारत के अंतिम छोर तक ले जाती है। मौसम: यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। धनुषकोडी की यात्रा करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप दुनिया के किनारे पर खड़े हैं। नीले समुद्र का अनंत विस्तार और खामोश खंडहर इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं।